नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन तो जारी है, लेकिन पिछले 4 दिन से सिंगू और टीकरी की बजाय सबकी निगाहें करनाल पर लगी हैं, क्योंकि किसानों ने करनाल सचिवालय के बाहर भी धरना शुरू कर दिया है। लेकिन करनाल में धरने पर बैठे किसानों की मांग कुछ अलग है। किसानों ने 28 अगस्त को करनाल में हुई घटना के खिलाफ गुस्सा है और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। अब सरकार ने किसानों का निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिया है। सरकार का कहना यह है कि जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। अब किसानों के मुद्दे को लेकर के सियासत भी चल रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पंजाब के नेताओं पर करनाल में अशांति फैलाने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के इशारे पे चल रही है। कांग्रेस के नेता प्रधान कांग्रेस ने साफ साफ वीडियो पर कहा है कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, वो बड़े समझदार हैं। उनके इलाके के आंदोलन को उठा के उन्होंने बड़ी समझदारी से हरियाणा में धकेल दिया। और ये हरियाणा में सबसे ज़्यादा मंडियाँ चलती हैं, सबसे ज़्यादा भाव मिलता है। एमएसपी की बात आपने एमएसपी पे सबसे ज़्यादा खरीद होती है। हरियाणा के किसान के लिए ड्रिप इरिगेशन मिलती है। हरियाणा किसान नई मंडियाँ हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं पहले भी कहता हूँ कि नेता पड़ोसी प्रदेश के, भूमि हमारी। अब ये करनाल में बैठने का औचित्य क्या है जिसमें पंजाब के सारे जत्थेदार आकर के पंजाब में बैठ जाते हैं। हमारे हरियाणा के अंदर जितने नेता बैठे हुए हैं हमारी अशांति पैदा करने के लिए, हमारे यहाँ उपद्रव करने के लिए, क्या लगता है वो पंजाब है या नहीं? हल जनता करेगी। लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक है। हम गलत होंगे तो हमें सजा मिलेगी, और ये कांग्रेस वाले गलत होंगे तो इनको फिर सजा मिलेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी किसान आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन करार दिया। उन्होंने कहा कि आंदोलन अपने उद्देश्य से भटक रहा है। सिर्फ बीजेपी जेजेपी के विरोध के लिए ही ये प्रदर्शन हो रहे हैं। अब ये आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक है। अब इसका मुझे लगता नहीं कि कोई किसानों के मुद्दों से कोई संबंध है। अगर ये आंदोलन किसानों के मुद्दे से संबंधित रहता तो जो 3 कानूनों में सरकार ने संशोधन की बात कही थी वो संशोधन कराते, और एमएसपी पर जो कमेटी बनाने की बात कही थी, इससे बड़ी जीत किसी आंदोलन की हो नहीं सकती थी। इनको बैंड बजाते हुए अपने घर तक जाना चाहिए था और अपनी कई पीढ़ियों को तो बताना चाहिए था कि हमारा आंदोलन सफलतम आंदोलन था। लेकिन उस अवसर को ये आंदोलन चूका। अब ये केवल कुछ शख्सियतें और अपने पॉलिटिकल हितों के लिए काम करता है, और पॉलिटिकल हितों में भी एक बात बिल्कुल साफ तौर से नजर आई है। केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का या जेजेपी का विरोध करना, दूसरे राज्यों में भी उसका विरोध करना, यहाँ सब अच्छा होते हुए भी उस अच्छे को नकारना, हमसे कम वालों को जाके लड्डू खिलाना, ये सारे फोटो और ये सारी बातें इस आंदोलन की हकीकत को खोलते हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि ये आंदोलन भेदभाव वाला है। अगर ये आंदोलन सच्चा आंदोलन है तो पंजाब के किसानों को 12,000 रुपये मुआवजा दिलवाए 8,000 की बजाय, फसल बीमा इम्प्लीमेंट कराए। राजस्थान में बाजरा अभी फिर डिस्ट्रेस सेल होगी, 1 अक्टूबर से हम खरीदेंगे, ये खरीदवाए वह 2250 रुपये, तो हम मानेंगे कि ये सच्चा किसान आंदोलन है। केवल बीजेपी की सरकारों के खिलाफ और उन गतिविधियों के खिलाफ जो है आंदोलन करना, ये आंदोलन जो है ये उस प्रकार के एक समता के मुद्दे को लेकर चलने वाला नहीं है। ये विभेद मूलक है, ये भेदभाव मूलक है। वो फोटो में सबको दिखती हैं, हर कोई समझता है, ये सबके ध्यान में आता है। इसके कारण से पंजाब के कौन लोग इस आंदोलन के पीछे हैं, इससे एक्सपोज होता है। और अब आज की बड़ी बहस के कुछ सवाल, उस पर भी नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि बातचीत से समाधान में आखिर पेच कहां फंसा हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ से आप सुन रहे हैं कि बातचीत की बात होती है लेकिन बातचीत हो नहीं रही। सवाल इस बात का भी है कि जांच के बिना कार्रवाई की जो मांग हो रही है, खासतौर से करनाल के अंदर जो स्थिति बनी है, क्या ये जायज है? और सवाल इस बात का भी है कि करनाल में आखिर अशांति कौन फैला रहा है, क्योंकि बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये पंजाब से इसको प्रायोजित किया जा रहा है और वहां के नेता यहां पर बैठ करके अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की इस बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत। विजेंद्र रेड्डू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है इंडियन नेशनल लोकदल के। विजेंद्र रेड्डू जी, आपका भी स्वागत। राजेश दहिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता है। राजेश दहिया जी, आपका भी स्वागत।
और एसपी गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। एसपी गुप्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत राजेश दहिया जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि तमाम बातों को आपने सुना होगा, कृषि मंत्री को भी आपने सुना, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी आपने सुना, लेकिन करनाल के अंदर इस समय जो स्थितियां बन रही हैं उसको लेकर के बड़े सवाल हैं। सवाल इस बात का है कि अगर सरकार कह रही है कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे, तो बिना जांच के ही पहले ही अल्टीमेटम दे देना कि आप कार्रवाई करें, नहीं तो हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, इसको कैसे देखा जाए? आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा। आयुष जी, घटना 28 अगस्त की है। उसके बाद सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था कि इस पर कार्रवाई करें। सरकार ने को सुनने की जरूरत नहीं समझी। जो उस पर मीटिंग की तो उसका ट्रांसफर किया गया। ट्रांसफर जो है वो कुछ सजा नहीं होती है। आज भी 14 अच्छी के ट्रांसफर किए हैं। ये तो एक हमारी सरकार ने अपने, वो कहते हैं ना कि अपनी फजियत खुद करा ली। हम तो सिर्फ सरकार से 3 जो कृषि कानून उन्होंने काले कानून बनाए थे उनके लिए हम आंदोलन करने के लिए आए थे और सभी दिल्ली रामलीला ग्राउंड में जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए इन किसानों को अपने हरियाणा में ही रोक के और अपने गले में घंटी बांध ली। उसके बाद रही बात करनाल की, जो आयुष जी आवाज कम आ रही, आयुष जी। और वो ठीक है गर्ग साहब, मैं आवाज बढ़वाता हूँ। दहिया जी, बात इतनी गंदी भाषा है। उस भाषा के बाद एक अधिकारी ऐसी भाषा बोलता है तो उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाए। जैसे आज देखा होगा आपने गुड़गांव में किसी अधिकारी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया कि उसने मेयर के लड़के के कहने पे कंप्लेंट पे कार्रवाई कर दी गई। तो ऐसा करनाल में क्यों नहीं किया गया? जब किसान हमारे संगठन के सभी साथी हम मीटिंग करने के लिए प्रशासन के पास आए तो प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी, क्योंकि प्रशासन के पास इस चीज की पावर ही नहीं है। ऐसे ही जैसे कृषि मंत्री हमारे तोमर साहब के पास को पावर नहीं थी, सारी पावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास थी। इसी प्रकार हमारे करनाल की सारी पावर मुख्यमंत्री हरियाणा के जो मनोहर लाल जी उनके पास थी। लेकिन वो उन्होंने कह दिया कि अपना पल्ला झाड़ दिया कि ये काम तो प्रशासन का है। क्यों वो हमारे जो डीएम साहब हैं, डीसी साहब हैं करनाल के निशांत यादव, उनको क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं? आज ये जो करनाल का एपिसोड हुआ है इसकी आज का पूरा श्रेय जाता है हमारे मनोहर लाल खट्टर जी को, मुख्यमंत्री हरियाणा को जाता है कि उसने अपने गृह क्षेत्र में जहाँ से वो विधायक चुन आए हैं उसको भी वो नहीं संभाल पाए हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हरियाणा के अंदर जो है जितने भी हमारे राजनीतिक है बीजेपी वाले, इनसे शासन चलाने के जो योग्य नहीं है और ये खामखाई बातें मारते हैं। जैसे जेपी दलाल साहब ने कहा, कृषि मंत्री जी ने, उसको पता होना चाहिए किसान या कितने परेशान है और कौन किसान क्या लेता है। बार बार उन राग को लाते हैं, जैसे कोई मास्टर होता है खड़ा कर देता है बच्चे, तो इसको 2 का भाड़ा सुना तो शुरू हो जाता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। वो ये नहीं देखता कि वो भाड़ा कौन सा पूछने वाला है, सुना कौन सा रहा है। तो जो हमारे जो बीजेपी के जो नेता हैं वो उनके जो कारनामे हैं जिनके कारण हमारे हरियाणा में अशांति हुई है, तो ये सारा जो श्रेय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को जाता है और जो बीजेपी के विधायक और मंत्री है उनको जाता है। ठीक है, वो प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, बातें नहीं प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, किसान चाहता क्या है और किसान को क्या है। देने से वो मिलेगा। आप ये देखो कि 10 महीने होने को जा रहे हैं और ये किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि इनने ठीक वो है, क्वालिटी चलिए नहीं दी है। वीरेंद्र चौहान जी से मैं जवाब ले जनता लेता हूँ। को वीरेंद्र चौहान जी, समझा पाए। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, इससे प्रूव हो जाता है कि ये सरकार चलाने में असमर्थ है। ठीक है, चलिए दहिया जी आप जब सुनिए। कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे साथ बीजेपी वालों ने पूरा सहयोग दिया, जिसमें सुभाष बराड़ा जी, धनखड़ साहब, अनिल विज जी कच्चे हमारे साथ खड़े थे कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। यही बोले कच्चे कारण को सरकार बना के अपनी। ठीक है दहिया साहब ठीक है, चलिए दहिया साहब ठीक है, ठीक है। तो आयुष जी मैं आपके माध्यम से चैनल से ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, आपने अल्टीमेटम दे दिया ना भाई, अब तो कल तक का समय आपने दिया ही हुआ है। अब प्रशासन बात कर रहा है, कल देखते हैं क्या होता है। ठीक है वीरेंद्र जी, वीरेंद्र चौहान जी, पावर नहीं है। वीरेंद्र जी, निशांत यादव मेरे सोनीपत में एसडीएम थे। नहीं ठीक है दहिया जी भाई, ऐसे कैसे कोई कह देगा कि प्रशासन पे पावर नहीं है, मंत्री पे पावर नहीं है, नेता पे पावर नहीं है? सिर्फ या तो प्रधानमंत्री के पास में पावर, और प्रधानमंत्री भी कोई फैसला लेंगे तो कह देंगे कि वो पावर जो है पूंजीपतियों के हाथ में है, देश को अडानी अंबानी चला रहे। भाई ऐसे नहीं होता है। ठीक है दहिया जी, अब दहिया जी ठीक है, अब आपका समय हो गया। ठीक है दहिया जी, आप प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, दहिया जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, अगर नहीं पहुंच रही तो उनके ऑडियो को डाउन करें। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, ठीक है, हो गया। दहिया साहब भाई शांत हो जाएं। दहिया जी, आप म्यूट क्यों नहीं कर सकते? दहिया जी, 3 मिनट हो गए इनको बोलते हुए लगातार मेरी बारी में। समस्या घटी गई है, ये महिपाल डांडा जी के कारण घटी हुई है। और मैं आज भी आपके चैनल से कहता हूँ कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे हैं वो संज्ञान ले कि जितने भी बीजेपी नेता हरियाणा में वो किसानों के साथ सहमति से बात करें,
उनकी भाषा को समझें, उनके दिल को टटोलें और उनके जो दिल में बात है उसको आगे प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि ये तीनों कानून वापस हो और प्रदेश और देश में शांति और अमन का माहौल बने। तो आयुष जी, मैं आपके चैनल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रवक्ता हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, इनसे भी कि वो आज के सामने की बात सोच के और जो उनका दुख दर्द है अंदर दिल में उसको आप हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पहुंचाएं। ये अफसर इतना बड़ा नहीं है। सोनीपत में मंडल कमिश्नर के टाइम पे जीएम साहब ढींगला जी होते थे। राजेश दहिया जी की ऑडियो म्यूट हो सकती है क्या? पीसीआर म्यूट करें उनको। वीरेंद्र चौहान जी बोले। मैं कैसे बोल लूं भाई? आधे घंटे से आप मुझे बोलने कह रहे हैं आयुष भाई, आप उनको चुप नहीं करवा सकते? वीरेंद्र जी, तो थोड़ी सी तकनीकी समस्या भी होती है, कभी कभी हम लोग भी दो चार होते हैं, तो उसको समझने की कोशिश करें। मैंने उनको म्यूट करवाया है, अब आप अपनी बात रखें। वीरेंद्र चौहान जी, इससे केवल समय व्यर्थ होगा। वीरेंद्र जी, आयुष भाई, इनको म्यूट कर भाजपा के बिना डिबेट कर लें। बोले राजेश दहिया। आयुष भाई, मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। एक शेर है आयुष भाई, बहुत लोगों ने सुना है, आपने भी सुना होगा। वो कत्ल भी करते हैं तो चाह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। राजेश दहिया जी किसानों की भाषा समझने के लिए, उनकी बात समझने के लिए कह रहे हैं। ये वाक्य सुनने में बहुत अच्छा लगता है और कोई सरकार चाहे मेरी हो या किसी भी और दल की होती, उसकी जिम्मेदारी होती है नागरिकों की सुने। नागरिकों में किसान भी शामिल हैं, किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। और आंदोलनकारी किसानों के नेतृत्व के काम करने के तरीके में बहुत अंतर है। आपने राजेश दहिया जी पिछले कुछ महीने 6 शब्दों की परिभाषा बदल डाली है। आप मुट्ठी भर किसान जत्थेबंदियों के जंतर मंतर पर बैठने को संसद मानने से इनकार करते हो। उसके द्वारा बहुमत से संविधान सम्मत तरीके से बनाए गए कानून के खिलाफ आप धक्काशाही करना चाहते। आप कहते हो आंदोलन शांतिपूर्ण है और हम हुड़दंग नहीं कर रहे, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री मनोहर जी के कैमला के कार्यक्रम को करते हुए, हल्ला करते हुए सारी दुनिया ने देखा। करनाल में बस्ताड़ा टोल पर भारतीय जनता पार्टी के करनाल के कार्यक्रम में भंग डालने की इच्छा से बैरिकेड तोड़ने के लिए प्रयास करते हुए सबने देखा और उसी प्रक्रिया में कस्सी उठाकर पुलिस के पीछे देखा, पथराव करते हुए देखा। यानी संसद की परिभाषा आपने बदली, शांति की परिभाषा आपने बदल दी, फिर आपने तालिबान की परिभाषा, आपने हमारे मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक के लिए आपके आंदोलनकारियों ने तालिबानी शब्द का प्रयोग किया। लेकिन आप मुजफ्फरनगर में आपके नेता वही तालिबान वाला नारा अल्लाहू अकबर लगाते हुए वीडियो पर रिकॉर्ड हुए और जब पुलिस कार्रवाई करनाल में हो गई आंदोलनकारियों पर उनकी जिद के चलते टकराव की स्थिति पैदा होने के बाद, तो आपने न जाने कैसी कैसी शब्दावली का प्रयोग किया हमारे लिए। लेकिन पंजाब के मोगा में आपके प्रिय अमरेंद्र सिंह की सरकार ने जब आपके ही भाई आंदोलनकारी किसानों पर लाठियां भांजी तो आपके भी मुंह में दही जम गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुंह में भी दही जम गई, बजरंग दास गर्ग जी के मुंह में भी दही जम गई। ये शब्दावली का, पारिभाषिक शब्दों का बदलने का जो काम आपने किया है, आप सोचते होंगे कि लोगों को समझ नहीं आ रहा, साधारण लोगों को, लेकिन साधारण नागरिक, अधिकांश किसान आपके इस राजनीतिक आंदोलन की सच्चाई को समझ चुके हैं। आप शालीनता की बात करते हैं, मुझे आपत्ति है उस एसडीएम के उस बयान पर जिस पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि वो बयान गलत था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, परंतु आप जिस एसोसिएशन, जिस यूनियन, जिस संगठन के प्रवक्ता के नाते यहां बैठे हैं, उस संगठन के और उस आंदोलन के नेता राकेश टिकैत ने कहा सरकार का गोला लाठी दे देंगे, बक्कल तारे, दिल्ली का गला घोट देंगे। ये शालीनता है क्या?
ये शिष्टाचार है क्या? ये शांति वाले शब्द हैं क्या? आप लोगों ने किसान किसानी दोनों को बदनाम करके छोड़ दिया। और किया किसके लिए? अमरेंद्र सिंह के लिए, राहुल गांधी के लिए, बजरंग दास गर्ग जी के लिए। मैं प्रमाण दे रहा हूं, हरियाणा के किसानों को हरियाणा की सरकार सर्वाधिक दे रही है। एक मिनट बजरंग जी, अपनी बारी में कह लीजिएगा। हरियाणा के किसानों को अनेक वर्षों से देश में ज्यादा गन्ने का दाम मिल रहा है, आज भी मिल रहा है। जब हमने उसको बढ़ाया तो राजेश दहिया, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, एक सेकंड, और राकेश टिकैत लड्डू खिलाना तो दूर, आपने आपके मुंह से तारीफ का एक शब्द नहीं निकला, लेकिन आपके राजनीतिक रिश्तेदार कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने 4 साल पंजाब के किसानों को गन्ने के मामले में लूटने के बाद दाम बढ़ाए तो लड्डू खिलाने पहुंच गए। तो आप मान लीजिए, आप काम कर रहे हैं, किसानों के लिए नहीं कर रहे, आप तो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, आप वामपंथियों के लिए काम कर रहे हैं, किसानी से आपका कोई लेना देना नहीं है। या बात लोगों ने समझ आने लग रही है, या बात जमा करती हरियाणा के मनसा के तो समझ में आ गई। आपके बहम हो सके कि लोग जानते नहीं, लोग पिछाड़ते नहीं। भाई कौन कर रहे हैं आंदोलन? आंदोलन कर रहे हैं वो चेहरे जो वामपंथी हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, राकेश टिकैत, सारे राजनीतिक चेहरे हैं। इन पिछाड़ता नहीं के कोई लोगों ने क्यों बावड़े मानो था? आंदोलन करने वाले राजनीतिक लोग, आंदोलन करवाने वाली कांग्रेस, जिसने रिकॉर्ड पर कहा कि हम आंदोलन चलाने के लिए पैसा भी देंगे, ठीक है, चलिए अब गर्ग साहब भी भेजेंगे। गर्ग साहब कर रहे हो आप तो बेनकाब हो के। चलिए बजरंग दास गर्ग जी, आप किसानों के बीच में सरकार के इशारे पर ऐसे कैसे कहेंगे लोगों के बीच द्वारा आप किसान हो? के अंदर किसानों पर लाठियां बाजी गई और जिस प्रकार सिर फोड़ने का आदेश दिए गए, बात कर रहे होंगे बजरंग जी, वो एक किस्म से होगा यही है हिंदुस्तान में। मैं ये बताना चाहता हूँ, पहला एक काम कर दीजिए। ठीक है, मोगांव करनाल दोनों की बात होगी, मोगांव करनाल दोनों की। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी जवाब देंगे। गर्ग साहब, करनाल की तो हम लगातार ठीक है, गर्ग साहब जवाब देंगे। आपका टाइम आता है उससे बोलने करे। ठीक है, चलिए वीरेंद्र जी अब गर्ग साहब को सुनिए। मुझे टोका टाकी करनी आती है। शुरू करवा लीजिए। बजरंग दास प्रकार सरकार के इशारे पर आईटीएम साहब ने किसानों पर लाठीचार्ज करने के आदेश दिए, सिर फोड़ने के आदेश दिए। और यहाँ तक कि आप देखिए गुड़गांव के अंदर एक डिप्टी मेयर ने मंत्री के सामने कंप्लेंट की एससी की, और पूर्ण प्रभाव से एससी को सस्पेंड कर दिया गया। आज लाखों किसान क्या मांग कर रहे हैं? वो कह रहे भी जो सिर फोड़े हैं, जो अधिकारी का देश है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। उनकी जायज मांग है। सरकार ने जब किसानों पर, जब हजारों किसानों पर मुकदमे दर्ज किए, पहला कोई जांच की थी क्या? जांच करके उन पर पर्चे दर्ज किए क्या? तो इनकी क्या मांग है कि आप पर्चे दर्ज करो, पर्चा दर्ज कर इंक्वायरी कर लो। अगर आईटीएम दोषी नहीं है तो 32 में निकल जाएगा, और दोषी है तो उसका मेरा कार्रवाई करो। चलिए मोगा चलते हैं। मांग गलत है, क्योंकि पहली मोगा क्यों ना चले, मोगा क्यों ना चले? किसानों पर लाठीचार्ज करना, झूठे मुकदमे, बजरंग जी मोगा चलते हैं। मोगा मुकदमे दर्ज, उनके ऊपर गोले दाबे गए। मोगा नहीं जाएंगे, पानी के मोगा नहीं जाएंगे। राजनीति में मोगा होगी नहीं तो इनकी। आप देखो ना इनकी हालात देखो। मैं दो बात कर रहा हूँ। मैंने कभी करनाल की, बजरंग जी करनाल की बात करने से कभी इनकार किया मैंने? क्या कभी करनाल की बात करने से हमने इनकार किया? क्या नहीं, करनाल की बात करने से कभी मना किया क्या हमने? करनाल की बात करने से कभी मना किया क्या? मोगा का सिर्फ जिक्र कर लो, बिल्कुल टोका टाकी ना करे। मोगा की बात कर। जब किसान और सरकारी अधिकारी, जब भागा करनाल का डीसी, करनाल का कमिश्नर, लेकिन गर्ग साहब करनाल की घटना का अगर आप जिक्र करेंगे तो फिर वो मोगा का एग्जाम्पल तो देंगे ना। मोगा पर भी थोड़ा सा बता दें ताकि भाई वीरेंद्र जी थोड़ा सा शांत हो जाएं। मोगा पर भी 2 शब्द बोल दें थोड़ा। मैं सारी बताऊंगा इनकी बात भी। मैं क्या बताऊं, बीच में अधिकारी उठ के और मुख्यमंत्री से बात करने जाता है, दिशा निर्देश ले रहा है, क्या करना है जी। इससे साफ सिद्ध होता है ये सिर फोड़ने का आदेश
सरकार के आदेशों से ये सिर फोड़े गए हैं। जब छोटी सी मीटिंग के लिए एक डीसी बीच में उठ के 10-10 मिनट में मुख्यमंत्री सलाह कर रहा है, क्या करना है? वहां कमिश्नर जो है मीटिंग करते हैं वो सलाह कर रहा है, ममता जी जो हमारी आई जी है वो सलाह कर रही है। इसका मतलब सारी आंगली, सारा काम सरकार के इशारे पे चल रहा है, सरकार करवा रही है। क्या तकलीफ है जब एक आदमी सिर फोड़ा है, एक व्यक्ति मर गया, आप पर्चा दर्ज क्यों नहीं करते? इंक्वायरी कर लो, अगर वो दोषी नहीं है तफ्तीश में निकल जाएगा। एफआईआर दर्ज तो कोई भी करो, कोई भी व्यक्ति करा सकता है। या क्या बात हो, या फिर आप करनाल की बात तो कर दी आपने, मोगा की बात भी बता दें भाई, नहीं तो फिर से वही सवाल उठेगा। पूछिए आप, मोगा में जो हुआ उस पर भी दो शब्द बोलिए, वहां भी तो किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया ना के लोगों को। मोगा का जिक्र आते ही आपकी चादर की बात कर रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, पूरी देश की कांग्रेस किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ है। तो मोगा में लाठीचार्ज कैसे हो गया था? किसानों की लड़ाई, मोगा में लाठीचार्ज कैसे हो गया था गर्ग साहब? किसान तो थे ना वो भी, या वो नहीं थे किसान जिन पे लाठियां बरसाई गई मोगा में? वो किसान नहीं थे। उनको भी वहां की पुलिस ने बीच बचाव किया है। कोई इनकी तरह कोई गुंडागर्दी नहीं करी, इनकी तरह सिर नहीं फोड़े, इनके तरह आता भाई ये तो झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं। हत्या प्रयास के। चलिए अब मैं रेडू जी का रुख करता हूँ। रेडू जी हर चीज का एक तरीका है, लेकिन अगर इस तरीके से कि हर चीज पर धरना प्रदर्शन और अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम घेराव करके बैठ जाएंगे, ऐसे कैसे चलेगा लोकतंत्र? रेडू साहब, ये किसान की बात नहीं सुनते। किसान जब 7 तारीख को शांति पूरे अपनी बात रखने के लिए ठीक है, ये नहीं सुनते हैं तो भाई यही किसान है ना वोट करेगा जाकर के, यही किसान वोट करेगा और उनको सत्ता से बेदखल कर देगा। लेकिन प्रशासन को और लोकतंत्र को चलाने का एक तरीका है। अगर हर चीज पर आप धरना प्रदर्शन करके कि नहीं आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम फला चीज को घेरेंगे, ऐसे तो फिर नहीं चल पाएगा ना। ठीक है, चलिए रेडू साहब, मैं अब रेडू साहब का रुख करूंगा। ठीक है गर्ग साहब, ठीक है, मैं कहां इनकार कर रहा हूं, ये नहीं सुन रहे हैं तो किसान ही इनको जवाब दे देगा ना। लेकिन धरना प्रदर्शन करके हर चीज पर कि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो अल्टीमेटम है, हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम घेराव कर देंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपको घेर कर बैठ जाएंगे, इससे तो लोकतंत्र नहीं चल पाएगा ना। ठीक है, चलिए गर्ग साहब हो गया, गर्ग साहब हो गया। अब रेडू जी की बात को सुन ले। रेडू जी दूसरों को प्यार से उस बात को सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समाधान नहीं है, हमारे पास एक डिबेट है और अपनी डिबेट से कुछ ना कुछ निकल करके आ सकता है। हमें थॉरली डिबेट करनी चाहिए और अच्छे विचार हमें रखने चाहिए। अच्छा, अब मैं ये कहना चाहूंगा आयुष भाई जी, देखिए किसान जो है एक अन्नदाता है और बहुत दिनों से वो परेशान है। उसके लिए कोई ना कोई समाधान बातचीत से ही निकलेगा, संवाद से ही। ऊपर हम आरोप प्रत्यारोप पर तो लग जाते हैं। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था कि पेंच कहाँ फंसा हुआ है और करनाल की जो वाली मांग है वो जायज है कि नाजायज है। भाई साहब, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं मुद्दे की बात करूंगा, न मैं भाजपा की कमी निकालता, न मैं कांग्रेस की निकालता, न मैं किसान हमारे राजेश दहिया की बात करता। इतने लंबे से समय से ये आंदोलन चला हुआ है। जनवरी 12 को सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी जिसके 4 सदस्य बनाए थे। उनको ये कहा गया था कानूनों के ऊपर आप विश्लेषण करके एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। 22 मार्च को वो रिपोर्ट पेश हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में। वो आज भी बंद लिफाफे में पड़ी है। कहीं ना कहीं इसमें ये भावना लगती है सरकार की, क्यों नहीं वो सुप्रीम कोर्ट को लिख करके कहती कि जनाब इसको आप आउट कर दीजिए, और उस रिपोर्ट को जो 4 सदस्यों के जिसमें से एक छोड़ गया था, 3 के थे वो, उस रिपोर्ट को किसानों के बीच में डाल दो। उनको बोलो भाई इस रिपोर्ट को पढ़ो, ये सही है कि गलत है, अगर गलत है तो क्या गलत है उसका समाधान निकाल लेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक रिपोर्ट तैयार करवाई है, उस रिपोर्ट को आउट क्यों नहीं करवाया जा रहा? हो सकता है उस रिपोर्ट के अंदर कोई ना कोई समाधान हो। दूसरी बात, 2012 में माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कांग्रेस पार्टी ने, बजरंग जी, कांग्रेस पार्टी ने इन तीनों कृषि कानून बिलों का ड्राफ्ट तैयार किया था जिसको लागू नहीं किया गया था, और भारतीय जनता पार्टी ने इनका जबरदस्त विरोध किया था, इनको काला बताया था। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह बात पूछना चाहता हूं, इसमें ऐसा क्या आपने डाल दिया कि कांग्रेस के समय में तो ये काले थे, आज ये सफेद कैसे हो गए? तीसरी बात मैं ये भाजपा के भाई से पूछना चाहूंगा, बार बार एक बात लेकर के आते हैं कि कांग्रेस ने आंदोलन को भड़का रखा है, ये आंदोलन जो ना राजनीतिक रंग ले चुका है।
ये पंजाब का मुख्यमंत्री बहुत समझदार है। जैसे दलाल साहब ने कहा, कर्नल जेपी दलाल ने कहा कि पंजाब का मुख्यमंत्री बहुत समझदार है, उन्होंने पंजाब के किसानों को हरियाणा में बिठा करके हरियाणा की शांति को भंग करवाने का काम किया है। तो क्या हम ये मानते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री समझदार नहीं है? बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने इनको समझा दिया और दूसरे लोगों ने इनको भड़का दिया। क्यों सत्ता पक्ष इसको समझाने में पक्ष नहीं होती है? मैं बार बार हर डिबेट में मैं ये बात कहता हूँ, अरे आपकी सरकार है, आपके पास प्रशासन, आपके पास पूरा तंत्र है, कांग्रेस इसको बहकाने में कामयाब हो रही है किसानों को। लोकदल पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इनको बहकाने में कामयाब हो रही है, जबकि उसके पास कोई सरकारी तंत्र नहीं है। आपके पास सब कुछ है, पावर है, तंत्र है, सत्ता है। आप क्यों नहीं किसानों को समझाते हो? क्यों नहीं आप उनको मनाते हो? क्यों नहीं आप इसमें सफेद क्या है कानून, क्यों नहीं आप किसानों को समझाने में कामयाब हो रहे हो? ये कहीं ना कहीं आपकी बेवकूफी है। और प्रोफेसर साहब, ये भी स्पष्ट है कि ये बार बार दोहराने की बात नहीं है। हम सब जानते हैं, आप सारे बुद्धिजीवी हो, हम सब पढ़े लिखे हैं। डिबेट पर जब पार्टी भेजती है तो सिलेक्टेड आदमियों को भेजती है। साथियों, इसमें कोई संशय नहीं कि गवर्नमेंट के आदेश के बगैर कोई भी अधिकारी किसानों के साथ जाकर के बात करने की भी हिम्मत नहीं रखता। उसके लिए भी गवर्नमेंट से आदेश मिलते हैं। और लाठीचार्ज और सिर फोड़ना तो बहुत दूर की बात है। 100% सरकार का आदेश है और माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि कुछ भी करो, फोड़ो, मारो, पीटो, लेकिन किसान आगे नहीं आना चाहिए। अगली बात प्रोफेसर साहब, मैं एक और कहना चाहूंगा, एक और मेरी बात सुनो प्रोफेसर साहब, तो बहुत बड़ा इल्जाम है ना, यही तो जांच होनी चाहिए थी कि आपने कैसे कह दिया। आप भी मत बोलिए बीच में, आप भी मत बोलिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप कहते हैं कि भाई कोई कुछ कह देगा तो किसी के कहने से हम किसी को फांसी तोड़ देंगे क्या? अगर किसी की गाड़ी का शीशा टूटता है तो देशद्रोह के मुकदमे 5-5 आदमियों पर दर्ज होते हैं। अगर कोई काले झंडे दिखाता है तो देशद्रोह का मुकदमा दायर हो जाता है। एक स्पष्ट जो आई हुई है उसके हमारे साथी का समर्थन करता हूं कि भाई आप केस दर्ज कर लो, उसके बाद जांच हो, अगर जांच में वो साफ निकलता तो बाहर निकल, ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें? ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। अब एसपी गुप्ता जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़ रहे हैं। एसपी गुप्ता जी, एसपी गुप्ता जी, करनाल के अंदर जो घटना हो रही है, चूंकि प्रशासन के साथ भी ये जो टकराव की स्थिति बन रही है ना, आप बेहतर बता सकते हैं कैसे इसको देखा जाए, इसके पीछे क्या वजह समझ में आ रही है, और इस समय जो कार्रवाई की बात हो रही है एक अधिकारी प्रशासनिक पूर्व होने के नाते आप इसको कैसे देखेंगे? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, देखिए, जो करनाल की जो दुर्घटना है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसमें मुझे मेरी समझ से बाहर है भाई आपको क्या इनकी डिमांड है और क्या ये चाह रहे हैं। देखिए, मैं तो इतने प्रशासनिक अनुभव के बेस पे कह सकता हूँ, ट्रेडिशन है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, किसी अधिकारी को कोई अगर उसने गलत काम किया उसकी जांच के बगैर आप उसको सजा नहीं दे सकते, उसको नहीं करना चाहिए। ऐसा है, उन्होंने अपना जो उनका व्यवहार मर्यादित विचार भी थे उनका, तो उन्होंने नहीं रखी मर्यादा उनकी भाषा में, उसके लिए सरकार ने उसको बदल दिया वहां से तुरंत। और अब जब तक जांच ना हो तो आप क्या चाहते हैं, कैसे उसको किया जाए उसको? यानी मैं ये समझता हूँ जो इसमें लोग पीछे हैं इस आंदोलन के, वो एक पूरी स्पष्ट राजनीति है। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा ना होता तो फिर ये ऐसा कुछ स्पेसिफिक डिमांड रखें, किसानों का एजेंडा है, ये अपने हर बात पर नया नया एजेंडा खड़ा करते। तो आप देखिए ना, एक अब सरकार बगैर उसको कहते हैं जी कर दें आप ऐसे सस्पेंड कर दो, ये नहीं, ये चाहते हैं भी जो है ब्यूरोक्रेटाइज हो जाए। और जितनी स्वतंत्रता, जितनी आजादी यहाँ हरियाणा प्रांत में तो देख रहा हूँ आज तक नहीं मिली होगी किसी को। देखिए, 3 सड़कें रोकी हुई हैं यहाँ पर, सरकार ने कुछ नहीं किया। इतनी छूट दी हुई है, कोई दे सकता है क्या? कोई आपने कभी देखा हो, कभी नेशनल हाईवे को रोका हो आज तक? इतने एजिटेशन हुए हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैंने अपने एंटायर कैरियर में और उससे पहले भी कभी नहीं देखा भी सड़कें रोक ली हो, और फिर अपना एजेंडा चेंज करते रहते हैं। अब उस पर देखिए ना, अब ये इतना वहां जो इकट्ठे हुए हैं किसान, इतना वो खर्चा कर रहे हैं, ऑफटरऑल क्या चाहते हैं, उनका क्या हित है, किसानों का क्या हित है? ये तो एक पूरी राजनीति है अपने स्वार्थ में, ऐसा लगता है मेरा जो अपना मानना है। ये तो या तो मनोहर लाल जी के विरुद्ध या सरकार का मोदी जी के खिलाफ अगर है तो स्पष्ट करिए। और देखिए, जो मैं समझता हूँ सरकार ने जितने किसानों के हित में अब कार्य किया है, इनके रेट्स बढ़ाए हैं,
तो आज कोरोना के समय में इतना बड़ा पैकेज, इतना बड़ा रिलीफ किसी को नहीं दिया गया, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता और बात को डाइवर्ट कर देते हैं। आप पिछली देखिए ना, पीछे क्या हुआ, पीछे कभी हुआ क्या, इतने रेट बढ़े क्या कभी? और दूसरी ये जो घटनाएं हुई हैं, जब लाठीचार्ज हुआ है, तो इन्होंने किस तरह से कानून को मतलब तोड़ा, तो उस पर प्रशासन क्यों बैठा रहे? आप देखिए ना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। मैं तो समझता हूँ सरकार ने जो है ना, या तो अपने प्रशासन में जो फर्मनेस होनी चाहिए, अन्यथा जो है ऐसे प्रशासन नहीं चल सकता। अब देखिए उन्होंने सारा काम जो है रोक दिया, लोगों को कितनी तकलीफ है, इनको ना जो असली किसान है ना किसान। बिल्कुल, लेकिन गुप्ता जी सरकार को भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है और मुझे लग रहा है कि शायद उसको ही ध्यान में रखते हुए सरकार अभी बहुत इंतजार में है। ठीक है, वीरेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं? रेडू साहब ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, मैं उन आरोपों का मैं उत्तर सुन नहीं देना पा रहा, आपका चाहूंगा। क्या प्रश्न है? लेकिन हेलो जी वीरेंद्र जी, आयुष भाई, क्या प्रश्न किया कानूनों आपने? को लेकर रेडू साहब ने कहा कि ये काले कानून हैं। मैं फिर से सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से विनम्रता के साथ ये दोहराना चाहता हूं कि आंदोलन कर रहे जो आंदोलनकारी किसान हैं या किसानों का एक तबका है, उनको इन कानूनों में खामी नजर आ सकती है। खामी देखना उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है, विरोध करना भी उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है, हम उसको स्वीकार करते हैं। परंतु देश के बहुसंख्यक यानी अधिकांश किसानों को नए कानूनों में, आयुष भाई, किसानों की बेहतरी के स्वर्णिम भविष्य की का राजमार्ग तैयार करने वाले कानून का प्रस्ताव स्वयं कांग्रेस लेकर के खिलाफ अपने ही घोषणा पत्र को गड्ढे में फेंककर के रूप में कानूनों में कांग्रेस ने इसकी किसी कानून नहीं लाई। देखो आपने जो नए यार, मेरा तो हक बोल रहे हैं, गलत बात कर रहे हो। ठीक है गर्ग साहब एक एक करके भाई, एक एक नहीं होगा, नहीं तो फिर कोई नहीं बोल पाएगा। अंतर होगा, बिल्कुल होगा भाई। आपके जो कानून आप लाने वाले थे एज इट इज थोड़ी ना ले आएगी, आप क्या लाने वाले थे वो आप बताएंगे। ठीक है चलिए आप सुने, लेकिन सुन ले भाई, सुन ले गर्ग साहब, मुझे मेरी बात कहने दीजिए आयुष भाई, मुझे बात कहने दीजिए। पहले भी उन्होंने गर्ग साहब सुने, गर्ग साहब मेरी बात सुन लीजिए। अपनी बारी में आपने जो कहना है कह लेना, जितना झूठ बोलना है बोल लेना। रेडू साहब ने एक बात और कही, रुक जाओ बजरंग दास गर्ग को रुकना पड़ेगा, गुंडागर्दी नहीं, स्टॉप दिस गुंडागर्दी। ठीक है गर्ग साहब सुन ले, देखिए बड़े धैर्यपूर्वक कभी आप सुन रहे तो सुने भाई, देखिए सुने गर्ग साहब, चर्चा में बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। जब आरोप लगाते हैं तो फिर आरोप का जो उधर से काउंटर आ रहा है वो भी सुनना पड़ता है ना। गर्ग साहब सुने, पहले उसको सुने। देखिए मेरी बात ये है, रेडू जी ने एक पॉइंट और कहा और बहुत सारे लोग इसको दोहराते हैं कि हम आंदोलनकारी किसानों को समझा नहीं पा रहे। साहब सत्य है कि हम आंदोलनकारी किसानों को समझा नहीं पा रहे। समझा पाते तो वे सरकार के द्वारा कानूनों में संशोधन के जो लिखित प्रस्ताव दिए गए थे उनको मानकर ढोल बजाते, जीत का जश्न मनाते, अपने घरों को लौट जाते। लेकिन लौटते तब जब उनकी मंशा समाधान की होती। उनकी मंशा सियासत की है और सियासत करना हमारी नजर में उनको भी हक है, वो कर लें। लेकिन एक तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा संख्या में किसान इन कानूनों के पक्ष में हैं। ऐसे सभी किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, वे सड़कों पर नहीं बैठे हैं। पंजाब की कुछ जत्थेबंदियां, कुछ और छिटपुट संगठन और उनके पीछे आगे उनके बीच में भेष बदलकर घुसे हुए वामपंथी, कांग्रेसी, लोकदली, वे अपनी राजनीति का पतीला चढ़ाए हुए हैं। ज्यादातर किसान इन कानूनों को अच्छा मानते हैं, इनके खिलाफ नहीं हैं। रही बात इनको समझाने की, इसको यूं भी कहा जा सकता है कि जो समझने के लिए तैयार हो, समझाया उसे जा सकता है। जो सोया हो उसको आप हिलाकर, डुलाकर, ढोल बजाकर, संगीत सुनाकर, टी काट के जगा सकते हो। लेकिन जिस भाई ने न्यू फैसला कर रखा हो और खाट पे लिटा रहूंगा, चाहे मैं मार दो, बताओ उसको कोई जगा सकता है क्या? आयुष भाई के दोस्त वे फैसला किए हुए हैं कि हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। एक छोटा सा वाक्य हो, आप योगेंद्र यादव का हालिया एक इंटरव्यू है, उन्होंने एक आध दिन पहले दिया है कि बड़े नेता हैं वे, जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं, लेकिन किसानों के नेता हैं।
तो योगेंद्र यादव ने कहा कि किसान कानूनों के खिलाफ तो शुरू किया था हमने आंदोलन, लेकिन अब इस आंदोलन के बहुत बड़े बड़े आयाम हैं, क्रांति लाएंगे, बदलाव करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यानी किसान और कृषि कानून तो सिर्फ बहाना थे, बहाना है। असली मसला तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ती हुई भारत की, चलिए ठीक है, लेकिन इसको भी देखना सरकार का काम है और उसका हल कैसे निकालेंगे वीरेंद्र जी, ये भी आप लोग को देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि ये बात सही है कि जो आंदोलन हो रहा है उसके अपने अलग अलग मकाम या अलग अलग आयाम हो सकते हैं, लेकिन हाँ, जो इस समय परिस्थितियां बनी हुई हैं उसका समाधान निकाला जाना भी बहुत जरूरी है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।